अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और सिलसिला है बातचीत का। ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है अभी कुछ अर्से पहले, जिसमें हम कोशिश करें कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों से बात करें। इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि हम फीमेल जर्नलिस्ट को कवर करें और इसमें जो है वो हमारी कोशिश है कि जो ये सहाफ़ी हैं जिनसे हम बातचीत करें, उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो जर्नी है वो हम आपके सामने रख सके। अक्सर औकात यही देखा गया है कि ये सहाफ़ी लोगों के मसाइल और जिंदगियों को तो सामने लेकर आते हैं, लेकिन इनकी अपनी जिंदगियों में क्या कुछ हो रहा है, ये किस तरह से अपनी जर्नी को लेकर चल रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस तरह की स्टोरीज ये लोग करते हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आज भी मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक है, अफीफा नसरुल्ला है। अफीफा नसरुल्ला से हम कहेंगे कि बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। और आई होप कि हम जो है वो अपनी बातचीत का जो है सिलसिला वो शुरू कर सकें। अफीफा, हमारे देखने वालों के लिए अगर आप अपना डिटेल तारुफ करा सकें, जिसमें आप पाकिस्तान में किन मीडिया हाउसेस में काम कर चुकी हैं और आजकल किस इदारे से वाबस्ता हैं, और कितना अरसा हो गया आपको जर्नलिज्म करते हुए। अगर मेरी वीडियो आप नजर आ रही, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं अफीफा, मुझे आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही है। एक मिनट। अब नजर आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं नजर आ रही। अब नजर आ रही है। मैंने कैमरा का शटर बंद कर दिया था और मुझे पता नहीं था, मतलब ऑन द स्क्रीन। अच्छा जी, मेरा नाम है अफीफा नसरुल्ला। और मैं हूँ एक जर्नलिस्ट। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के एक चैनल से नहीं है। मेरा बेसिकली, सॉरी दोबारा कराती हूँ। मेरा नाम है अफीफा नसरुल्ला और मैं हूँ डॉयचे वेले जर्मनी की कोरेस्पोंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान। और जैसे आपने बताया कि मैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ लिंक्ड रही हूँ। मैंने जो शुरू किया था, मैं 24 न्यूज़ के साथ शुरू किया था, और बाकायदा से। बट उससे पहले मैं बहुत से इदारों के साथ, छोटे मोटे इदारों के साथ कोशिश करती रही हूँ। प्रीवियसली जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो मेरी शादी होने के फौरन मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मुझे ऐसे लगा कि आपको जो आपने पढ़ा है वो एक इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट से फायदा भी उठाना चाहिए। जो आपने सीखा है उसको आगे भी तकसीम करना चाहिए, और फिर अपने आप को यूटिलाइज करना चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा से काम करना शुरू किया। पहले मतलब कुछ जब मैं पढ़ रही थी उसके साथ साइड बाय साइड मैं कुछ करती रही काम, रेडियो वगैरह में भी। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो फिर मुझे एक नया चैनल आया था, जहां न्यूज, डीएम न्यूज भी उसको कहा जाता था। तो मैंने वहां से शुरू किया। माई ब्रदर हैड बीन आल्सो देयर, वो वहां पर प्रोड्यूसर था, तो मैं न्यूज बनाती थी। तो मैंने सिर्फ एक महीना काम किया और मुझे पता चला कि वो चैनल ही बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर स्विच किया किसी और एक लोकल चैनल में, और वहां पर काम करना शुरू किया। और मेरी आई गॉट अ वेरी लो सैलरी, बट ये था कि मैं काम करना शुरू कर दूंगी। तो मैंने करीबन एक साल वहां पर काम किया, बस कि ये मुझे सीख जाओ। अच्छा, मैं वो जो सीखा मैंने, वो बिहाइंड द कैमरा था कि प्रेजेंटर और जो न्यूज कास्टर है वो बोल रही है, हाउ टू टॉक टू हर बिहाइंड कैमरा, और उसको कैसे टॉक बैक पे उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से जो स्विचर है उसको आपने ऑफ रखना है, ऑन रखना है, फुटेज की तरफ किस तरह से स्विच करना है। तो फिर वो मुझे लगा कि मैं अपनी जो मेरी जो मेरे दिमाग में, आपने यू नो यू यू हैव मेड सम ड्रीम और मेक सम प्लान कि आप किस तरह से सर्व करो, किस तरह से आप चीजों को रिपोर्ट करो। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे रिपोर्ट करनी है चीजें। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे बैठ के मैं नहीं कर सकती, सो आई हैव टू मूव समवेयर एल्स। तो उन दिनों एक चैनल आया, बोल न्यूज, वो इनिशियली हुआ था। तो मैंने वहां पर स्विच कर लिया। अब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि वो तो बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। तो मेरे घर वाले मुझे कहते थे, जिस चैनल में भी जाती उसको बंद कर देती हो, क्या करना है तुमने। तो मैंने फिर, चूंकि मुझे काम जो मैंने सीखा था उसकी डिमांड नहीं थी उस वक्त मार्केट में, तो जब मैं जाती थी तो मुझे लोग पूछते थे, हाँ जी आपको क्या आता है, और मुझे कुछ नहीं आता था।
जो मुझे आता था वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मुझे पूछते थे, अच्छा आपको, अगर आपने कहा कि आप पैनल पैनल प्रोड्यूसर हैं, तो पैनल प्रोड्यूसर में फलां क्या है, फलां क्या है, और मुझे नहीं आता था। एक मैं बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट को, उनके मुताबिक वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनसे मैं मिली और मुझे किसी ने कहा कि आप वहां पर जाएं, उनसे मिले। तो जब मैं गई, उन्होंने मैं इंटरव्यू लेने के अलावा उन्होंने मुझे डिस्ग्रेस बहुत किया कि आपको क्या आता है, आपको अच्छा ये आता है, फिर तो आपको ये भी नहीं आता होगा, फिर तो आपको ये भी नहीं आता होगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो अभी तो आपको ये नहीं आया, और अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि वो फलां चीज क्या है, कोई टर्म बोली उन्होंने, अब तो मुझे वो टर्म भी भूल गई है। अब तो मेरा ख्याल है कि अगर मुझे अब पूछेंगे तो मैं बता सकूंगी। तो मैंने सोचा कि ये मैंने अपने आप से पूछा कि ये मेरी बेइज्जती, इतनी इतनी बेइज्जती। और मेरा भाई भी मेरे साथ था, मुझसे ज्यादा उसने मेरी बेइज्जती की। और मैंने कहा कि इतनी बेइज्जती इसने क्यों किया? इसलिए कि मुझे काम नहीं आता। तो अगर मुझे काम नहीं आता तो इसका मतलब है मुझे काम सीखना चाहिए। तो मुझे फिर काम सीखना है। तो मैंने वो इतने इदारों में जहाँ भी जाती थी, वो इंटरव्यू के लिए चले लेते थे, पूछते थे क्या आता है, और मुझे जो आता था मैं वो बताती थी, और वो उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर ये सारा कुछ है तो मुझे फिर अपने आप को तैयार क्यों नहीं करना इनके लिए। ये सिखाते भी नहीं है इनको, बना बनाया पका पकाया, वो मतलब एक बंदा चाहिए कि वो आके आए और चला के चला जाए। और फ्लैटरिंग मुझे नहीं आती, बटरिंग मुझे नहीं आती, शॉर्टकट मैं नहीं ले सकती। तो मुझे ये करना है कि मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है, इसके लिए मुझे लंबी रेस को जाना है। सो मैंने आई मेट सम पीपल जिनको मैंने कहा कि मतलब यू कैन गिव मी अ चांस, मुझे सिर्फ सिखा दो, मैं आगे रास्ता खुद बना लूंगी, जस्ट गिव मी अ वे। किसी ने नहीं दिया। सो देयर हैव बीन सम पीपल फ्रॉम गुजरांवाला। तो मैं रहती हूँ लाहौर में, उस वक्त भी मैं लाहौर में रहती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनको कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तो आपको सीखना चाहिए। तो मैंने कहा पर मुझे सिखाता कोई नहीं, मुझे सिखा दें आप। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सीख लें। तो मैंने कहा फिर मुझे आना भी पड़ेगा, तो इसलिए मुझे प्लीज लेट मी कम देयर। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर आए, आपका माहौल कुछ और है लाहौर का, गुजरांवाला का घुटा माहौल है, यहाँ पर खवातीन को इस तरह रखा जाता है, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। मैंने कहा वो कुछ भी ना, मुझे कमरे वहां पर ऑफिस के अंदर ही रखे, बट देयर वुड बी सम लर्निंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज वो जो ब्यूरो चीफ थे वहाँ के, ही वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन। मैंने उनको ऐसे पर्सनली देखा जब वो न्यूज में आई हैड सीन हिम रिपोर्टिंग। तो मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आई जस्ट इमेजिन कि जो मैं चाहती थी ना, आई कैन हैव इट फ्रॉम हिम। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। तो और मतलब इट इज रियली वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे, ही गेव मी अ चांस। तो मैं फिर वहां पर जाना शुरू किया, मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा वो ना, जो मेरे साथ की लड़कियां होती थी, जो रिपोर्टर्स होती थी, वो सीख रही, वो आती थी तो उनको वो कहते थे अच्छा ये गलत किया, ये गलत किया। उनको डांट रहे होते थे और मैं उससे ना, यू नो आई, मैं उससे सीख रही होती थी। तो मुझे कहते थे कि तुम्हें बहुत शौक है काम करने का। मैंने कहा हाँ जी। कहते ओके ये फुटेज है, इसको देखो और इस पे स्क्रिप्ट लिखो। तो मैंने वो फुटेज देख के स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। फिर वो मेरी गलती निकाल देते कि अच्छा इस तरह से इट इट शुड बी मोर इमोशनल, इसको इस तरह होना चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग मैंने उनसे सीखी थी कि किस तरह से आपने आइडिया को बताना है, फिर किस तरह से उसके पास मंजर को बताना है। सो वहां से मैंने शुरू किया। और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ हार्डली 4 रिपोर्ट्स बनाई होंगी फील्ड में जाकर वहां, पूरे 1 साल में। मतलब क्योंकि वो आपको मैंने बताया जैसे कि वहाँ का माहौल ही नहीं था। तो फिर उसके बाद इन द मीन वाइल आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी फ्रॉम 24, आई मूव टू 24, और मुझे लगा कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां मैं अपनी पूरी एफर्ट्स कर सकती हूँ। और जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने एक बीपर रटाया था, वो रट लिया था मैंने। तो उन्होंने कहा चलिए आप मुझे बताएंगे कोई इशू जिसपे आप बोल सकें। तो मैंने कहा जैसे सबक हम बचपन में याद करते हैं। तो मैंने, वो मेरे आमिर रजा खान साहब थे मेरे हेड उस वक्त, तो उन्होंने कहा ये बोल के दिखाएं, तो मैंने वो कर दिया। तो मेरे जो सीईओ थे मोहसिन नकवी, वो मुझे कहते कि जो करंटली वजीर आला हैं पंजाब के। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाती हैं? मैंने कहा 24 न्यूज, सिटी 42 का ही है वो इदारा गुजरांवाला में। तो कहते आप कहाँ जाती है सीखने, काम करने? मैंने कहा 24 न्यूज गुजरांवाला। कहते गुजरांवाला तो रोज जाती है? मैंने कहा हाँ जी। कहते फिर वापस भी आती है? मैंने कहा जी वापस भी आती हूँ। फिर कहते फिर जाती हैं? मैंने कहा जी सर फिर जाती, फिर वापस भी आती है? मैंने कहा सर हर रोज जाती हूँ। तो कहते हैं कि ओके ठीक है। और मेरा इंटरव्यू हो गया।
और फिर आई गॉट अपॉर्चुनिटी, और फिर मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग ली। देन आई मेट, मतलब अहमद रजा खलल में भी आप जानती हो उनको, he had been a journalist in Geo News, और he taught me like, आप समझें कि कोई अगर शख्स सिखाना चाहता है तो कैसे सिखाता है। तो मैंने ऐसे सीखा जैसे बच्चे सीखते हैं, मैंने बहुत सीखा। और मेरे पास वो एक राइट टाइम था जिसपे मैं अपने आप को बना भी सकती थी और बिगाड़ भी सकती थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसमें अपने आप को अपनी पहुंच से भी ज्यादा यूटिलाइज करूं। और मुझे उनसे सीखा, और फिर मैं परमानेंट हो गई और मैं काम करना शुरू किया। बहुत मैंने अपने कैमरामैनों को बहुत तंग किया, बहुत से अच्छे कैमरामैन मुझे वहां पर मिले। और मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास तो इतनी मेहनत के बाद, 3 सालों की मेहनत के बाद मेरे पास फ्रूट आया 2017 में। मतलब 13 में मैंने शुरू किया तो 17 के शुरू में आया, और मेरे पास जब फ्रूट आया और मैंने कहा इसको मैंने अच्छे से पकाना है और फिर इसको खाना है। और फिर मैंने उस पर अच्छी मेहनत की, बहुत मेहनत की, रात के 12-12 3-3 बजे तक। आई हैड बीन वर्किंग इन 24 न्यूज, और मैं रिपोर्ट्स बना रही होती थी। और वो मुझे कहते थे कि ये इसका काम बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी की मेरा ख्याल है कि समर था कि मुझे 2017 के आखिर में बीबीसी की तरफ से, मुझे जो उनके हेड हैं हारून रशीद, उनका भी गॉट मी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। और इससे पहले मैं अप्रोच कर रही थी, बट फिर जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, सुनो, दिस इज वेरी गुड, आपको क्या कहते हैं, सिग्नल होता है आपके ऊपर कि पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू, नोटिसिंग योर वर्क। तो फिर हारून रशीद ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप काम करेंगी बीबीसी के लिए। मैंने कहा जरूर करूंगी। और फिर मैंने काम शुरू कर दिया। पहले मैं लिखती थी, फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा मैं तो रिपोर्टर हूँ, बेसिकली आई एम वीडियो जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो लिखती तो मैं हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि दिखाना भी चीजें हैं जो वीडियो की, अब मैं बात कर रही हूँ, ये अगर मैं लिखी होती तो लोग इस तरह सुन भी नहीं सकते, वो कहते थे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब चूंकि डिजिटलाइज चीजें हो गई हैं, तो फिर वो मेरे लिए तो वो ज्यादा अच्छा था। तो मैंने कहा सर मैं ऐसे भी करूंगी, मैं लिखूंगी भी, लेकिन उसके साथ मैं वीडियो भी बनाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर ही कनेक्टेड मी टू आसिफ फारूकी, हु हैड बीन प्लानिंग हेड उस वक्त। तो फिर उसके बाद मैं उनके साथ, फिर मैं शुरू कर दिया वीडियो बनाना। फिर मैंने मल्टीपल वीडियोस ऑन एनवायरनमेंट, सेक्स वर्क, जो उनके जो सेक्स वर्कर्स के इश्यूज होते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, उनके बच्चों के इश्यूज हैं। फिर उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे काम करना शुरू कर दिया, फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे, गर्ल्स एजुकेशन पे, गर्ल्स सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करना शुरू किया। सो वो एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला मुझे। लेकिन उसके साथ साथ मैं D24 न्यूज करती रही। फिर मैंने बीच में इंडिपेंडेंट के साथ कुछ स्टोरीज की, उर्दू के साथ स्टोरीज की। फिर उसके बाद मुझे लगा कि फिर मेरे साथ मुझे काम करते करते 24 में भी 5 साल हो गए थे। बट उनका ये वक्त आया था कि उन्होंने कहा अब आपने किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ काम नहीं करना, अब आपने टोटली फोकस हमारे पे करना है। तो 1 साल मैंने फिर रुक के देखा, तो मुझे लगा कि मुझे फाइनेंशियली ज्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड सैलरी आपको होती है इंटरनेशनल में। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। आई और इसी से मेरा हाँ, सवाल यही निकल रहा था कि आपने ऑब्वियसली ज्यादा काम एज अ फ्रीलांसर किया है, तो उसमें तो आपने बहुत, आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपके पास बहुत फ्रीडम होता है, आप बहुत किस चीज पे काम करना चाहती हैं, वैरायटी ऑफ इश्यूज होते हैं। और आपका काम भी मतलब माइग्रेशन देख लें, मतलब क्लाइमेट चेंज देख लें, आपने जिस तरह से एक स्टोरी कवर की और जो बहुत हाईलाइट हुई, जिसमें इसी तरह लोग जो थे वो अपना मुल्क छोड़कर और दूसरे मुल्कों में जा रहे थे, कुछ थोड़ा उस स्टोरी के बारे में बताएं, किस किस्म की वो ख्याल कैसे आया? क्योंकि आप खुद बताती है कि पंजाब जैसे एरिया के अंदर जाके और ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लोर करना, लोगों तक पहुंचना, सोर्सेज से बात करना, और फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पैराए में उन जगहों पर जाकर लोगों का इंटरव्यू करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने किस तरह से ये मैनेज किया, ये पूरा जो अच्छा, स्टोरी था? इसको बताने से पहले एक चीज मैं जरूर एक चीज मैं जरूर बताऊंगी, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा शक पड़ गया। अच्छा, इसको बताने से पहले, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरे लिए तो ये टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का, कि मैं इस तरफ आई। अम, इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये मैं वुमेन एम्पावरमेंट और इन पे, उस वक्त मैं माइग्रेशन पे नहीं काम किया था। तो मैं लाहौर में एक ट्रेनिंग हुई थी शिरकत गाह की, और वो करा रहे थे आप।
तो आई हैड मेट यू, और आपके साथ मेरी वहां पर मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छी हुई। मैंने मतलब बहुत सी चीजें आपसे सीखी उस वक्त, बहुत से ऐसे इश्यूज जैसे विमेन के जो हम हमारी जो अखबारों की जो लैंग्वेज होती है वो कितनी मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है वो इस तरह की ट्रेनिंग से सीखा है। तो यू हैड बीन वंडरफुली टोल्ड मी अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो मैंने वो उनको दिमाग में रखा, उन आइडियाज को मैंने उन पे काम किया, उन पे मैंने अभी भी काम कर रही हूँ। मैं अपनी जुबान बड़ी अच्छी रखती हूँ जब मैं लिख रही होती हूँ औरत को, मतलब कभी भी उसको ऐसे नहीं किया कि वो एक कमोडिटी है या जो हमने सीखा। तो वहां पर आपसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ये हुआ कि मतलब इट इज सो नाइस कि जब मुलाकात हुई फिर हम आपस में कनेक्शन में आ गए। तो फिर देयर हैड बीन सम अपॉर्चुनिटीज यू हैव शेयर्ड विद मी। आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी, कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग की थी, तो वो टर्की में हो रही थी। तो आपने मुझसे शेयर किया, आपने कहा था कि आप मतलब दिस इज अ ट्रेनिंग यू कैन अप्लाई फॉर इट। और फिर मैंने जब उस पर अप्लाई किया तो मैंने उसके साथ, उन्होंने अपने काम के फिर मोटिवेशनल लेटर और बहुत सी चीजें भी मांगी थी, फिर वो मैंने सारी लिखी हैं और इसके साथ साथ मैंने अपना काम भी दिया। तो फिर आई गॉट सम, मैं ननकाना साहब थी और मैं कवर कर रही थी ये ननकाना की जो बरसी थी, वो ननकाना साहब में जो बरसी थी ना वो गुरु नानक की, तो मैं उसको कवर कर रही थी। तो एकदम से मैं बड़ी थकी हुई थी, बहुत ज्यादा थकी हुई थी, और मैं जाके हॉस्टल में बैठी थी उनके कि थोड़ा सा आराम कर लूं। मतलब मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मैंने इतने सारे लोग थे, उनसे इंटरव्यू करना, बहुत सारी जगहों पे जाना, उनके गुरुद्वारों में जाना, उनको शूट वूट करना, और मैं आके थक के मेरे पाँव बिल्कुल जवाब दे गए थे। तो आई आस्क्ड माय कैमरामैन के 2 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो वहां पे मुझे उन्होंने खुलवा दिया एक कमरा, उन्होंने कहा आप इस पे रेस्ट करें, और मैं वहां पे बैठी। और कुछ वहां पर जर्नलिस्ट और भी थे, वो भी आ गए वहां पर, तो हम बातें भी करने लग गए और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करी ऐसे टांगे ऐसे लंबी करके। तो वो एकदम से मुझे एक ईमेल आई कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फ्ला फ्ला फ्ला, और हमारे पास इतने सारे चैनल, इतने इतने दुनिया की इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने किया है, तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, टर्की की जो ट्रेनिंग है इस्तांबुल में हो रही है। तो मैंने कहा, "अरे, मेरे लिए तो वो ऐसे ही, मतलब आई वाज सो हैप्पी", और मैंने, उन्होंने कहा कि आप अपनी बाकी डिटेल्स वगैरह वो हम आपको भिजवा देंगे। फिर लेटर ऑन देयर हैड बीन अ सिलसिला ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर मैंने वो कम्युनिकेशन उनके साथ मेरी शुरू हो गई, एंड देन आई हैड बीन देयर इन टर्की। और फिर वो मुझे पता था, बिसाइड उससे पहले मुझे नहीं पता था व्हाट द माइग्रेशन इज, हाउ इलीगल माइग्रेशन, इरेगुलर माइग्रेशन के क्या आउटकम्स होते हैं, तो उसके क्या होते हैं। फिर वहां पर हम गए, तो वहां पर हमने सीखा ट्रैफिकिंग क्या है, ह्यूमन स्मगलिंग क्या है, माइग्रेशन क्या है, मसाइल क्या है पाकिस्तान में, क्यों मसाइल ये पैदा हुए। तो आईसीएमपीडी हैज बीन एक ऐसा इदारा है जो माइग्रेशन पे काम करता है। तो मैं जब हुई तो आई गॉट सम इंफॉर्मेशन, फिर बहुत से मेंटोर्स मुझे वहां पे बहुत अच्छे मिले। तो फिर वहां से मैंने ट्रेनिंग ली, वहां से मेरा एक सिलसिला ट्रेनिंग्स का शुरू हो गया जो इंटरनेशनली थी। और उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ तो उसके बाद बड़ी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए पूरी दुनिया ही ऐसे बदल गई थी। मैंने फिर माइग्रेशन पर एक्सटेंसिवली कहा, मुझे लगा कि ये वो चीज है जिस पे काम होना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसे ही इतने सोते साल, ये भी इतने साल, मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो जो 17 और 18 2 साल थे, मुझे उसमें इसको भी करना चाहिए था। फिर मैंने शहर से बाहर बाहर वैसे भी जाती थी शूट वूट के लिए, तो मैंने और जाना शुरू कर दिया। फिर आई हैड बिन देयर इन वजीराबाद जो कि हॉटस्पॉट एरियाज है, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, बहुत सी एक्सटेंसिवली उन पे काम किया। मैंने स्टोरीज निकाली और मैं करती रही। अच्छा, अब मेरा, जब मैंने 24 न्यूज छोड़ा, उस वक्त मैंने ज्वाइन किया डीडब्ल्यू। और डीडब्ल्यू का भी वन ऑफ द बिगेस्ट उनका जो एक टॉपिक है वो माइग्रेशन है, बिकॉज दे आर कवरिंग एक्सटेंसिवली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको पता है कि माइग्रेशन पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज का बल्कि पाकिस्तानी जो हमारे ममालिक हैं उनका भी, पाकिस्तान भी, साउथ एशिया का, बांग्लादेश का, इंडिया का, और ये इन तमाम ममालिक का, इवन नेपाल, और इनके सारे जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो सारे वहां पर जाने के लिए पाकिस्तान से भी होके जाते हैं। बहुत सी खवातीन जो बांग्लादेश से पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान से आगे जाती हैं, इस तरह बहुत सी खवातीन पाकिस्तान से गल्फ कंट्रीज में जाती है और फिर आगे आती। तो जब मैंने किया तो सबसे पहले मेरी एक स्टोरी थी कोई एनवायरनमेंट पर थी, जो दूसरी स्टोरी थी, आई हैड मेड माई आइडिया कि मैं इस स्टोरी पे काम करूंगी, तो मैंने ऐसे सर्च कर रही होती थी, तो अली विर की एक स्टोरी थी, हु हैड बीन अ यूट्यूबर। तो मैंने उसको ना ऐसे राब्ता किया इंस्टाग्राम पर, उसको मैंने किया कि
मैंने एक ये स्टोरी देखी है, तो तुम्हारी स्टोरी मुझे बड़ी इन्फ्लुएंशियल लगी है, तो इस पे मैं काम करना चाहती हूँ। तो उसने कहा मैं तो टर्की में हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, टर्की में हो, चलो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यू कैन शेयर मी आइडियाज कि क्या करते हैं। उसने मुझे अपनी सारी स्टोरी वगैरह ये सब कुछ बताया। तो मैंने फिर उसके साथ, अली के साथ जब मेरी बात हुई, उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन एक शुरू होगी। तो उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान में किस तरह क्या क्या हुआ। इन द मीन वाइल वो पाकिस्तान आ गया, डंकी लगा के वापस। वो गया भी डंकी लगा के, क्या था, इलीगल इरेगुलर माइग्रेशन के जरिए, यानी while क्रॉसिंग बॉर्डर्स विदाउट एनी लीगल असिस्टेंस, लीगल उनके जो उसके डॉक्यूमेंट्स के बगैर। तो वो वापस भी उसी तरीके से आया था, क्योंकि अगर वो दूसरे तरीके से आता तो वो डिपोर्ट हो जाता, कभी बाहर वापस दोबारा ही ना जाता। फिर आई गॉट हिज इंटरव्यू, और फिर मैंने वो पब्लिश किया, और मैंने वो जो रास्ते की जितनी भी दिक्कत थी वो सारी दिखाई, एंड इट वाज इमेंसली शेयर्ड। बहुत ज्यादा वो शेयर हुई, मिलियंस इन मिलियंस। इसी दौरान मैं जब आईसीएमपीडी से वो जो ट्रेनिंग करके आई थी, उससे आते ही मैं जब गुजरात वगैरह गई, तो मैंने आई फाउंड अ करेक्टर। एक खातून थी जो डिसेबल थी, और वो ना अपने, उसका भाई ना लॉस्ट हो गया था इसी तरह इरेगुलर माइग्रेशन के सिलसिले में। तो वो 5 साल से उसको ढूंढ रही थी, एंड उसको पोलियो की मरीजा भी थी वो, और वो चल भी नहीं सकती थी। तो वो रिंग कर जाती थी पुलिस स्टेशन, और उनसे जाके, फिर वहां पर जाके उनसे लोगों के साथ आपको पता है हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इतने फ्रेंडली टू डिसेबल पीपल नहीं है। दे आर नॉट एक्सेसिबल कि वो खवातीन वहां पर जा सकती। तो उसको सीढ़ियां चढ़ना पड़ता था, सीढ़ियां उतरना भी पड़ता था। वो कितनी इमारत में जाती, एफआई की बिल्डिंग में जाती, बहुत ही वो हिम्मत वाली लड़की थी, आई रियली लाइक हर। सो उसके ऊपर फिर मैंने जब स्टोरी बनाई, और वो इट वाज वेरी 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 मच शेयर्ड। और फिर वो हम मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे वो सब पर शेयर हुई। और उन्होंने कहा ये खातून बहुत इनकरेजिंग है, इसको इसके ऊपर मतलब आपको दिखाना चाहिए। फिर वो मैं देखा कि वो मेरी पश्तो में भी हुई, वो मेरी हिंदी में भी हुई, फिर वो मेरी उर्दू में तो थी, इंग्लिश और दीगर डिपार्टमेंट्स जो थे, अरब में और वो तमाम डिपार्टमेंट्स में, वो सब उसको किया, और वो बहुत ज्यादा शेयर हुई। तो इतनी शेयरिंग के बाद फिर आई गॉट सम, फौरन आपको फीडबैक भी आ जाती है। फिर मुझे इस्तांबुल में, हमारे सॉरी अंकारा में, पाकिस्तानी कौंसल खाना के जो कौंसल जनरल थे, उन्होंने मुझे राब्ता किया। बिलाल पाशा उनका नाम था। ही आस्क मी, ही कॉल्ड मी, और उन्होंने मैं, क्योंकि मेरा मेरा नंबर नहीं था उनके पास, तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, आई नीड योर कांटेक्ट नंबर, प्लीज शेयर इट मी, मैं ये फ्ला 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 एम्बेसी से और फ्ला फ्ला जो कौंसल खाना उससे बात कर रहा हूँ। तो मैंने फिर उनको वो, फिर आई गेव हिम माय नंबर। तो उन्होंने मुझे राब्ता किया, और उन्होंने कहा यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, और हमें इनके जो लोग हैं उनसे मिला दे, सो वी कैन बी एबल टू लोकेट दैट पर्सन जो 5 साल से मिसिंग है। और उसको वो उसको कनेक्ट करना चाह रहे थे, कि उसकी शक्ल, कोई तस्वीर, कुछ। तो उसने कहा कि सॉरी, इट वाज एन अर्जेंट। बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, ऐसा होता है। तो हाँ तो ये बड़ी अच्छा एक्शन हुआ, हाँ, उन्होंने रिलोकेट कर दिया उन्हें फिर। हाँ, फिर उसको ढूंढते रहे, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने अभी भी वो जारी है, क्योंकि उसका वो जो वो भाई था, तो फिर उन्होंने बताया कि वो ईरान के बॉर्डर से ही मिस हो गया था, वो आगे टर्की नहीं जा सका था। अच्छा, तो ये, अफीफा, जब आप माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह की इश्यूज पे काम करती हैं, तो एथिकल कंसिडरेशंस क्या सामने रखती हैं आप अपने? हाँ, एथिकल कंसिडरेशन ये होती है कि वो एक कुछ गाइडलाइंस है, वो जैसे आपको पता है कि वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि आपको बच्चों की तस्वीर नहीं दिखानी होती है, अगर बच्चे हैं, और अगर उनके वालिदैन हैं तो वो उनके वालिदैन की रजामंदगी के साथ। खवातीन को हम अनटिल अनलेस इफ दे आर रिलेटेड टू सम ट्रैफिकिंग, तो क्योंकि आपको पता है ट्रैफिकिंग खवातीन और बच्चों का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ट्रैफिकिंग में। तो फिर खवातीन के हवाले से वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, हम उनका नाम नहीं बताते। हम उनका नाम कोई जोड़ देते हैं इफ दे आर अग्री। अगर वो एग्री करती हैं कि हम हमें दिखा दें, तो फिर हम उनको दिखाते हैं, लेकिन उस पे भी हम सेफर साइड रखते हैं। हम एक नाम उनका मतलब एक फर्जी नाम लगा देते हैं, हम उनका चेहरा छुपा देते हैं, चेहरा ब्लर कर देते हैं,
इवन समटाइम्स वी ब्लर, अगर आप मेरी डॉक्यूमेंट्री अभी जो मैंने रिसेंटली बनाई है सेक्स ट्रैफिकिंग पर, उसको आप देखेंगे तो वो पूरी वो मैंने ना ब्लर की हुई है। वो इस तरह से ब्लर है कि वो आप यू कैन जज द लोकेशन। तो फिर हम उसके एरिया को डार्क कर देते हैं। फिर हम उसके आइडेंटिफाई, ऐसी कोई चीज नहीं हम छोड़ते कि वो कोई उसको विक्टिम को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये बड़ा बेसिक होता है। फिर उस वहां पर जाते हुए फिर उस एरिया में भी मैनी टाइम्स आई हैड बीन देयर, जब डिसेबल जो लड़की थी उसके साथ भी कर, पहले वो मानी नहीं थी, पर जब उसने मेरे साथ उसकी से, सो आपको पता है कि ये डिसेबल वाली लड़की जो मैंने 2019 में, मैं जब आई थी वहां से वापस इस्तांबुल से, तो मैं फौरन बाद गई और आई गॉट दिस लड़की, और इस लड़की ने मुझे इनकार कर दिया था। आई टुक हर नंबर और मैंने 2 साल लगाए उसका इंटरव्यू करने के लिए। मतलब कि इंतजार किया कि वो कब मानती है, और फिर मैं उसका इंटरव्यू करती हूँ। और फिर वो जब मानी, और फिर मैंने उसको मैंने उसको इंटरव्यू किया, वाओ, बिकॉज वो मानती नहीं थी। वो ये मानती बड़ी नहीं थी। बात है, क्योंकि हमने 2 साल अगर आप किसी एक स्टोरी के ऊपर लगाते हैं, या तो प्राइवेट मीडिया के पास टाइम ही नहीं है, तो ये तो मतलब इतना टाइम आपको मिलता है, मतलब जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और इन और स्टोरीज को सामने लेकर आ रहे हैं। यस, अमेजिंग। दे आर वेरी, मेरा जो ये मतलब डीडब्ल्यू है, मतलब दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। जो मैं करना चाहती हूँ आई एम इजीली डूइंग। मेरे ऊपर कोई देखे, गेट कीपर्स आर देयर टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, और इस तरह की इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए। मुझसे ज्यादा मुझे लगता है कि मैं तो करती हूँ अपने तहत गेट कीपिंग भी अपनी चीजों की, मगर वो मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं। और वो उसको देखते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं जानी चाहिए जिसमें, मतलब समटाइम्स मतलब दिस इज वेरी नाइस, मुझे लगता है कि ये इदारों में ये होना ये चाहिए। ये देखना चाहिए कि एथिकल कंसिडरेशन सामने लेकर आए। लेकिन अफीफा, ऑब्वियसली आपने जिस तरह की स्टोरीज बताई हैं बहुत हार्ट ब्रेकिंग भी हैं, बहुत ज्यादा आप ट्रॉमा का भी सामना रहता है। किस तरह आप फिर खुद इन सारी चीजों से कैसे उसको कोप अप करते हैं? कोई स्ट्रेटेजीज हैं जो आप फिर लागू करते हैं कि अच्छा मेरी हेल्थ के लिए ये चीजें, मुझे अब इन चीजों से निकलना भी है ना, मतलब। यू नो ये वो चीज थी जिसका मुझे सबसे ज्यादा सामना रहा, क्योंकि पर्सनली आई एम वेरी इमोशनल। इतनी इमोशनल हूँ कि मैं, मतलब जब भी मैंने ये स्टोरीज, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी है जो कि डिस्टर्ब हुई है, अब लोगों की चीजों को देखते हैं ना जो डिस्टर्ब हुई है, तो यू आर ह्यूमन बीइंग, और मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ। और मुझे लगता है कि ये इमोशनल होना मेरे लिए बड़ा जरूरी था शायद इस प्रोफेशन में, कि आप उनके गम को उनके लेवल पर आके देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये उसका गम है, और यू आर गोइंग थ्रू द सेम पेन। तो मुझे उसमें बहुत ट्रॉमा का सामना रहा है, तो आई एम कन्फेसिंग। और इतना ट्रॉमा हुआ कि मतलब मैं जब उसको, क्योंकि स्टोरीज जो थी ना वो मैं एडिट भी खुद ही करती थी, जब मैं उसको एडिट करती थी तो एडिट करते हुए एक तो उसकी हिचकियां हो रही होती थी ना, और दूसरा मुझे मुझे यूं इस तरह हो रहा होता था, ऑन एवरी एवरी मूवमेंट ऑफ माई, सांस, हर सांस के साथ मुझे ऐसे होता था। और मतलब जब भी मैं कोई ऐसी, उसने कोई ऐसी बात कर दी कि मेरा दिल कर, मतलब मैं उठती बैठती याद करती हूँ अपने बेटे को, और वो मतलब भूलता ही नहीं है। और जब भी कोई उसके कपड़े देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ये इधर है, मेरे आसपास है, मैं ऐसे बैठी होती हूँ और वो यूं ऐसे वो आता है। तो मैं इन तमाम चीजों से गुजरी। मैंने एक खातून की स्टोरी की थी, बहुत ही उसकी स्टोरी थी वो, जो उसने 15 साल से वो सोई ही नहीं थी अपने बच्चों की वजह से। और वो उसने कहा कि मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब दैट वाज अनदर स्टोरी। तो वो मुझे कहती कि 15 साल इस गम से मैं गुजरी हूँ, और एक वक्त ये आया था कि मैंने कहा कि मेरे मेरे मैंने ये अल्लाह से ये दुआ की कि मेरे मरने से पहले मेरे बच्चे इस दुनिया से चले जाएं। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा ग्रीफ है, और ये कितनी बड़ी चीज है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए वो चीज करे जो एक माँ कभी सोच ही नहीं सकती, इसका तस्वर ही नहीं कर सकती। सो वो खातून तो रो रही होती थी, तो ऑन द अदर साइड अगर मैं कैमरा पे बैठी हूँ तो मैं इससे गुजर रही होती तो रो रही होती थी। मैनी टाइम्स इट हैड बीन, मतलब बहुत ही, मैंने लड़की का किया था ट्रैफिक, जिसको किया गया था मेरे जब 24 में थी मैंने तब किया था, और उसको मेरे 24 वालों ने उस तरह से नहीं चलाया था जिस तरह से उसको चलाना चाहिए था।
तो वो स्टोरी थी, वो इस तरह एक लड़की की थी, वो 5 साल की थी, जो उसके मुताबिक वो 5 साल की थी जब उसको ना पकड़ के आगे फरोख्त कर दिया गया था, दाता दरबार से अगवा किया और फिर उसको आगे उसको भिखारी बनाया, फिर उसको आगे उसको बेचा गया, फिर बेचने के बाद उसको जिसने खरीदा उसने भिखारी बनाया, उसकी एक टांग तोड़ दी, फिर उसको उसकी उसके साथ पहले उसको बच्ची बना के पालता रहा, वो 15-20 साल उससे भीख मंगवाई और फिर उसको कहा कि इसकी शादी करने लगा हूँ, और शादी करने के नाम पे उसने उसको रेप कर दिया। और जब उसने उसको रेप किया तो फिर उसको रेप न सिर्फ किया, फिर उसके वो प्रेग्नेंट हो गई और उसमें से एक बच्ची हुई। और रेप के दौरान ही वो और लोगों को लाता था और कहता था इसका रेप करो, उसको चारपाई के साथ बांध देता था और कहता था इसका रेप करो, और वो लोग उसके सामने बैठ के उसका रेप करते थे। कैन यू इमेजिन दैट? नो वल्नरेबिलिटी। और ये वो था, और मैं ये सुन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कोई शीशा घोल के ना मेरे कानों में वो डाल रहा है, और ये सारा कुछ आप यू आर देयर टू एब्जॉर्ब, और फिर सारी आपने चीजें इसको अब सही तो करना है कोप अप करना है। कैसे करती थी आप? फिर इसमें से कॉप अप इसी तरह से होता था। पहले तो मुझे पहले समझ ही नहीं आती थी, मैं तो इसके साथ उस वक्त मुझे इसकी शऊर ही नहीं था कि कॉप अप कैसे करना है। मैं परेशान होती थी और बहुत परेशान होती थी और वो परेशानी रहती थी। फिर ऑन द नेक्स्ट ईयर, मेरा ख्याल है 2020 में या 21 में, मुझे ये जब मैंने डीडब्ल्यू के लिए शुरू किया और फिर मैंने आई फेल्ट कि मैं इसमें से खुद गुजर रही हूँ, तो मैं रोती थी बहुत और मेरा दिल भर जाता था और मैं इतना रोती थी, मैं रोती रहती थी। और मतलब मेरा दिल ऐसे लगता था मुझे एक गम है वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो मुझे ना किसी ने कहा कि ये क्यों है तुम्हारे साथ ऐसा, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। फिर एक ऐसी किसी ट्रेनिंग के साथ डीआरएफ की एक मीटिंग हुई थी, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एक मीटिंग हुई थी नथिया गली। तो वहां पर एक खातून आई थी, उसने ऐसे आके ना कुछ वो इनहेल और कुछ एक्सेल और कुछ इस तरह की एक्सरसाइज कराई। उसमें एक स्पेशल कंडीशन में उसने कहा था कि आप ऐसे करें। वो कराची से लड़की आई थी। उसने कहा आप दो जानू बैठे और यूं करके फील अबाउट इट। वो ग्रीनरी था, एरिया भी कुछ ऐसा था। फिर उसने कुछ स्पेशल प्रैक्टिस बताई कि आप इस तरह फील करें कि आप आपके इर्द गिर्द हरा भरा सब्जा है, और वो इस तरह उसने कुछ इमेजिन वर्ड। मैंने उसको जब फील किया तो पता नहीं कुछ वो था उसके अंदर, कुछ जादुई सा। मेंटल आपको मुझे आप उस अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं। अच्छा असीफा, आपने कहा कि 2008 में आपने जर्नलिज्म पढ़ा और उसके बाद आपकी शादी हो गई, तो क्या आपके घर वालों से आपको सपोर्ट था कि हाँ तुम अपने ख्वाब जी सकती हो, या उसमें टाइम लगा उनको ये बावर कराने में कि मुझे काम करने दे, मैं काम करना चाहती हूँ? शुरू में तो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। आई वॉन्टेड टू हैव इट। मेरे जो इन लॉज थे, मेरी एक नन थी, वो बहुत अच्छी थी। वो मेरे हस्बैंड को कहती थी कराओ इसको, जो ये करना चाहती इसको कराओ। तो वो कहते थे नहीं, ये नहीं करेगी। फिर बाद में वो खुद भी कहते थे अच्छा कि आप करो। आ, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप करो, मतलब मेरी मतलब सिस्टर इन लॉज ने। लेटर ऑन फिर जब मैंने ये शुरू किया तो मेरी फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। मेरी अम्मी ने, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया। बट इन द मीन वाइल जब मुझे कोई जॉब ही नहीं मिलती थी, पैसे नहीं मिलते, तो फिर वो कहते थे कहाँ जाती हो तुम ऐसे पैसे जाया करने के लिए, वहां से जॉब तो तुम्हें मिल ही नहीं रही, 3 साल से तुम पैसे जाया कर रही हो, जॉब नहीं कर रही हो। तो मुझे लगता था कि मुझे मिलेगी, और मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, आई न्यू माई डिटर्मिनेशन। तो मेरी देयर वाज अ टाइम माय सिस्टर इन लॉ हैड बीन देयर हु वाज सपोर्टिंग मी। एक मेरी सिस्टर इन लॉ, शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, बट शी हैज बीन एन एंजल फॉर मी। और फिर जबरदस्त। एक वक्त ये था कि मेरे हस्बैंड ने कहा था यू हैव टू चूज वन थिंग, आइदर योर जॉब और मी। तो फिर मैंने कहा दोनों। अच्छा तो तो फिर सॉरी, हाँ गो अहेड। लेटर ऑन अब वो मुझे स्टोरीज के आइडिया बताते। कैन यू इमेजिन? वो मुझे बताते इस पे स्टोरी बनाओ, इस पे स्टोरी बनाओ, ये करो वो करो। he had been a part of media also sometimes. he's uh, he is PhD scholar in artificial intelligence, and he is teaching in UK University of Cardiff. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब ये है कि वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो एक वो पैच था कि आपको इजाजत नहीं मिल रही थी। कभी करियर में इस तरह की कोई हाँ, प्रॉब्लम, शुरू में। खास करके जब आप इस तरह की स्टोरीज कर रही हैं, सेक्स वर्कर्स की चीजों को सामने लेकर आ रही हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्कैंडल वगैरह जो है वो ब्रेक कर रही हैं,
कभी कोई ऐसी थ्रेट्स वगैरह आई आपको कि जहां आपको उन्होंने कहा हो कि ये स्टोरी नहीं करो और इसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, ऐसी कोई चीज आपने कभी सामना किया? अच्छा, ये साइड बाय साइड ये चीजें होती हैं कि आपको ना डर होता है, तो उसके लिए मैंने ना डीडब्ल्यू से ही और कुछ मैंने इधर उधर के इदारों से रिस्क असेसमेंट किया, कि जब भी मैं किसी स्टोरी पे जाती हूँ ना, तो वो फिर मैंने उसके ऊपर रिस्क असेसमेंट की हुई है कि मुझे सर्टन कुछ चीजें हैं उनको मद्देनजर रखना है। मुझे जब जाना है तो मुझे अपने जाते हुए साथ में, मैं क्या करती हूँ, मैं जब यहाँ से जाती हूँ कोई ऐसी स्टोरी पे, मैं किसी और को मतलब ज्यादा लोगों को नहीं बताती हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ राब्ता है और मुझे पता है कि ये 100% दे आर नॉट स्कैम पीपल और ट्रस्ट वर्दी हैं, और क्योंकि ये बड़ा दिस इज वेरी डेंजरस। उन लोगों को क्या, आप उनके उनके बिजनेस को भी तबाह कर रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं कि ये अवेयरनेस शेयर करें, तो उनको उनके लिए क्या है, किसी खातून को खराब करना या उसको मारना या कुछ उसको नुकसान पहुंचाना। सो मैं बड़ा सेफ तरीके से करती हूँ। फिर मैं इन अर्ली मॉर्निंग में निकलती हूँ, और निकल के फिर जाते हुए मैं रास्ते की सारी मुश्किलात सोच के जाती हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, मुझे ये होता है, मुझे ये वाले फोन रखने हैं, मुझे एक छोटा फोन रखना है जो इमरजेंसी के हो, जिसमें मुझे कुछ डायरीज में कुछ क्विक नंबर्स भी रखना है, जिसको अगर मुझे इन दैट केस अगर कोई मेरा फोन छीन के ले जाता है तो मुझे वो फौरन वो नंबर्स को भी डायल करना है। फिर मुझे अपने जो गाड़ी का शीशा है वो किसी तौर भी नीचे नहीं करना। पर हम कहते हैं ना, जो जितनी मर्जी गर्मी हो, अंदर का एसी चले या ना चले, आई हैव टू शट माई, और मतलब वो जो जितना भी जो दरवाजे भी हैं उनको फुली पैक्ड होना है। फिर मैं जब जाती हूँ, फिर जाते हुए फिर उनके साथ जो राब्ता होता है, मैं अपना काम करती हूँ, और आई ट्राई, हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि रात से पहले पहले निकल आऊँ, और मैं करके अपना काम खत्म करती हूँ और फिर मैं निकल आती फीफा अपनी तरक्की माशाल्लाह, आप आज जहां हैं, आप जब अपने पीछे देखती हैं कैसा मेंटोर आपको नजर आता है, जिन्होंने बहुत साथ दिया आपका, जिन्होंने आपको काम सिखाया। हमारे यहाँ अक्सर न्यूज रूम्स के अंदर इनकरेज ही नहीं किया जाता कि जी मेल, चूंकि ऑब्वियसली बॉसेस होते हैं, तो हमारे यहाँ सोशल रवैये और जो जिस किस्म की बयानबाजी इस तरह की चीजों से, तो आपके मेंटोर आपके बॉस रहे, और उन्हीं की बदौलत और प्लस फिर आपकी फैमिली। और तो आप अपनी इस मौके पर लास्टली क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आपके करियर में, आपके इस प्रोफेशन में बहुत हिस्सा डाला है? बिल्कुल, मेरे लिए तो आप, मुझे लगता है मैं समझती थी पहले कि कोई मदद नहीं करता, क्योंकि करते ही नहीं थे लोग। लेकिन उसके बाद जब मेरा वो हम समझते हैं कि आदमी जो होते हैं वो बड़े होते हैं, हरास करते हैं, ये वो, मेरी जिंदगी में जितने भी आदमी आए हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड आई ट्रूली एक्नॉलेज देम, और वो बहुत ही अच्छे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में वो आई हैड बीन देयर इन गुजरांवाला, तो दैट पर्सन शफकत इमरान हु इज द ब्यूरो चीफ ऑफ देयर, ही हेल्प मी, मतलब ही वाज वेरी काइंड। सबसे पहले तो मैं अपने वालिद को कहूंगी ना, जो मेरे बाप ने जो मेरे लिए जिंदगी में किया। ही हैड been a great mentor. He is no more with me, and I'm too much emotional for him. बट उन्होंने मुझे इन द लास्ट, उन्होंने वो मेरी जो स्टोरीज थी ना, वो खामोशी से देख लेते थे, कि और वो देखते थे, और वो मुझे, मैं कहती थी अब मुझे आपने देखा, तो मुझे कहते थे, हम बोलते नहीं थे। और फिर देर हैड बीन अ टाइम कि वो मुझे कहते थे, आज कहाँ गई थी, आज वहां गई थी, अच्छा आज वहां गई थी। और हर रात जब मैं वापस आ रही होती थी अपने घर में गाड़ी चलाते हुए, तो वो मुझे फोन पे मेरे साथ होते थे। और फिर एक वक्त था कि जब वो नहीं थे तो मुझसे गाड़ी नहीं चलती थी, कि अब तो मेरा फोन ही नहीं है, उनकी कॉल ही नहीं है। ही हैड बिन द ग्रेट मेंटोर, मैंने उनसे बहुत सीखा है, अपने वालिद से, ह्यूमैनिटी। और फिर हम जो बात करते हैं ना, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ राब्ता करना, मैंने उनसे सीखा। फिर उसके बाद, 1 मिनट। oh, 1 minute. Okay. Okay. And Shafkat Imran and Raza Khalal Sahib, who had been my mentor, and also Zainul Abidin, he had been the 24 head assignment head. उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मुझे भी gave me space, उन्होंने मुझे स्पेस दी। फिर पाशा था, शहजाद पाशा साहब थे, उन्होंने मुझे सिखाया। बहुत से लोग थे, मतलब दे आर वर मैन। फिर उनमें लाला लाला थे, लाला नासिर थे, हु हैड बीन 24। और उसके बाद डीडब्ल्यू के जो हेड हैं, ही हैड बीन अ ग्रेट पर्सन, अदनान। और हमें अपने उनके बगैर मैं कुछ,
और हमें अपने इन तमाम जो सपोर्टिव लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फीफा, इसी तरह काम करती रहे और आगे बढ़ती रहे। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।